हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो बुक 1-2 के सारे इंपॉर्टेंट कार्टून्स आपके हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर अगर आपने चेक किया होगा तो एक कार्टून हमें 4 मार्क्स के लिए देखने को मिलता है और वो MCQ फॉर्मेट में होता है। मतलब एक बार अगर हमने कार्टून अच्छे से देख लिया, उसको समझ लिया, तो फिर हमारे मार्क्स नहीं कटते हैं। अब कार्टून में क्वेश्चन ना 2 टाइप्स के आते हैं। पहला, डायरेक्टली कार्टून से, मतलब कार्टून अगर आपने पढ़ा हुआ है आपसे आंसर बन जाएगा। लेकिन दूसरे टाइप में कई बार हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जो चैप्टर से होते हैं। मतलब क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल की वीडियोस करी हुई हैं, एनसीईआरटी करी हुई है और उसके बाद ये कार्टून वाली वीडियो आप देख रहे हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो आपसे बन जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट कार्टून्स हम करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। पहले बुक 1 की बात करेंगे, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फिर बुक 2 की बात करेंगे। मैं आपको कार्टून देखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन पर फोकस करिएगा, क्वेश्चन पर फोकस मत करिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। पहले चैप्टर के पहले पेज में ही ये फोटो हमें देखने को मिल जाती है। लोग बर्लिन वॉल को तोड़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको एमसीक्यू आएगा लेकिन मैंने डायरेक्ट आंसर यहां पर लिखे हुए हैं कि बर्लिन वॉल क्या सिंबलाइज करता है। तो भाई वो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच का डिवीजन सिंबलाइज करता है। इसे कब बनाया गया और कब तोड़ा गया? 1961 में बनाया गया और लोगों ने 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया। डेट याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में आ जाए 8 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर, तो बनना चाहिए 9 नवंबर 1989। यहां पर लोग इसे तोड़ रहे हैं और यहां पर हमें यूनिटी आते हुए देखने को मिल रही है। सिग्निफिकेंस क्या है इस वॉल के टूटने का? भाई जर्मनी के 2 पार्ट्स को इसने डिवाइड किया हुआ था, उनका यूनिफिकेशन है। और ये जो कम्युनिस्ट यूएसएसआर का ब्लॉक है उसके एंड की बिगिनिंग है। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर अगले चैप्टर में हम सीधे आएंगे, हमें यूरोपियन फ्लैग देखने को मिलता है। इसमें सर्कल्स क्यों दिख रहे हैं भाई? सर्कल्स भाई सॉलिडेरिटी और हार्मनी बताते हैं यूरोप के लोगों के बीच में, कि वो यूनाइटेड हैं, बहुत हार्मनी से वो अपनी जिंदगी जीते हैं। यहां पर 12 स्टार क्यों है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 12 मेंबर हैं इसलिए 12 स्टार हैं। बिल्कुल भी नहीं, 12 स्टार इसलिए हैं क्योंकि इनका एक ट्रेडिशनल सिंबल है ये, परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। फिर इसी से रिलेटेड एक और कार्टून आता है। देखिए यहां पर ये टाइटैनिक जैसी शिप देखने को मिल रही है जो ग्लेशियर से टकराने वाली है। तो यूरोपियन यूनियन ने बहुत कोशिश करी थी कि वो अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए, लेकिन वो बार बार फेल हो गए। बस वही इस कार्टून में दिखाया जा रहा है। भाई उनकी शेयर्ड करेंसी है, एंथम है, फ्लैग है, फाउंडिंग डेट है, लेकिन वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। अब फिर से ये मत बोलना कि जितने स्टार्स हैं उतनी कंट्रीज हैं, नहीं भाई। हमें यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। पहले 28 होते थे लेकिन ब्रिटेन ने जब से छोड़ा है तो 27 हो गए। तो ये कार्टून यही बता रहा है, वही टाइटैनिक शिप है भाई, और वो फेल होता हुआ दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो मैंने बताया। अच्छा, इसमें 15 स्टार्स क्यों दिखाए गए? 1953 में ऐसा सोचा जा रहा था कि फ्लैग में 15 स्टार्स होना चाहिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ यूरोप में 15 मेंबर्स थे। लेकिन बाद में जो फाइनल हमें फ्लैग देखने को मिला उसमें 12 स्टार हैं, क्योंकि इनका ट्रेडिशनल सिंबल है कंप्लीटनेस, यूनिटी और परफेक्शन का, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। इसके बाद आशियान का फ्लैग आता है। इसमें कितनी पैडी हमें स्टॉक्स ऑफ पैडी देखने को मिलते हैं? 10, क्योंकि आशियान में टोटल हमें 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो एक दूसरे से बंधी हुई हैं फ्रेंडशिप और सॉलिडेरिटी से। और सर्कल जो है वो सिंबलाइज करता है आशियान की यूनिटी। तो सॉलिडेरिटी, फ्रेंडशिप, यूनिटी जैसे टर्म याद रखिएगा, मतलब उनका एक भाईचारा हमें देखने को मिल रहा है। फिर ये देखिए, यहाँ हमें नेहरू जी देखने को मिल रहे हैं, ईस्ट एशियन नेशन लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये 1991 में देखने को मिली। उस समय हमारे पीएम नरसिम्हा राव जी थे और फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा रोल था। यहाँ पर बेसिकली हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो भाई लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन एम यही था कि साउथ ईस्ट एशिया से हमको हमारा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करना है। म्यांमार से होते हुए आगे बढ़ेंगे, अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, इसका बाद में नाम बदल के हो गया एक्ट ईस्ट। पहले लुक ईस्ट था, अब एक्ट ईस्ट हो गया। किसने किया भाई?
एनडीए की, जो मोदी जी जिसे लीड कर रहे हैं एनडीए की गवर्नमेंट ने 2014 में इसे चेंज किया। आसियान और इंडिया का एफटीए कब साइन हुआ? 2010 में। लेकिन इससे पहले एक लाइन और निकल के आती है एनसीईआरटी में कि इंडिया ने किन कंट्रीज के साथ आसियान के ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए थे। तो यहां पर मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 3 नाम याद रखिएगा आप। एमसीक्यू में अगर आए तो तीनों में से कोई आता है तो आप टिक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए है प्रीमियम नोट्स, मतलब इतने प्रीमियम है कि पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, या फिर फंसना पक्का है कि पीडीएफ मतलब जहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज कवर करे गए, पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर। नोट्स को आप एप्लीकेशन से यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। फंसना पक्का है को डाउनलोड करके प्रिंट आप करवा सकते हैं। डेफिनेटली परचेज करिए वेबसाइट एप्लीकेशन पर जाकर, आप सैंपल पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर भाई ये देखिए, यहां पर आपको ग्रेट वॉल देखने को मिल रही है और ड्रैगन देखने को मिल रहा है। तो भाई इन्हें हमेशा चाइना के लिए यूज किया जाता है। तो चाइना की इकोनॉमिक पावर बताई जा रही है। ये देखिए भाई, जो ड्रैगन है वो वॉल को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मतलब बताया जा रहा है कि चाइना अपने बॉर्डर से बाहर भी एक्सपेंड कर रही है, दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। एक क्वेश्चन आता है कि लिटिल मैन कौन है। बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोज आपको मिलेंगी जहां पर सिंगापुर बोल दिया जाएगा, यूएसए बोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन इन केस आ जाता है तो आप बोल देना कि इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये डेवलपिंग नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशन है जो कोशिश कर रहे हैं चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने की। बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं है। कुछ भी गलत बता के नहीं जाऊंगा, जो है वही बताऊंगा। क्या ये लिटिल मैन रोक सकता है ड्रैगन को? नहीं रोक सकता भैया, चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये देखो, माओ की लिटिल रेड बुक और ह्यू की कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। तो देखो भाई, जो माओ की लिटिल रेड बुक है ना, ये बहुत फेमस बुक है, उसमें माओ के कोटेशन लिखे हुए हैं। तो ये माओ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, बस वही बताया जा रहा है। अगर हम ह्यू की कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि चाइना कैसे कैसे कैपिटलिज्म को भी अपना रहा है। तो मेन थीम यही निकल के आती है कि चाइना पहले एकदम कम्युनिस्ट था, लेकिन धीरे धीरे अब कैपिटलिज्म में भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो देन और नाउ में फर्क इतना है, पहले एकदम स्ट्रिक्ट कम्युनिज्म था, लेकिन धीरे धीरे अब मार्केट इकोनॉमी डेवलप हो रही है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि माओ और ह्यू कौन है भाई? तो ये अलग अलग पीरियड के चाइनीज लीडर्स हैं। और रेड कलर भाई बताता है कि इनकी कम्युनिस्ट आइडेंटिटी चलती जा रही है। रेड सीधे कम्युनिज्म कलर से जोड़ता है। तो इनने कम्युनिज्म को टाटा बाय बाय नहीं बोला है, वो हमें आज भी देखने को मिलता है। तो भाई कम्युनिस्ट कंट्रोल के अंदर कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। अब हमें एक शिफ्ट देखने को मिला है कि भाई जो माओ जेडोंग थे वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब ह्यू जिंटाओ की लीडरशिप में मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। अब भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें जो बाइसिकल की 2 व्हील्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, क्योंकि देखिए उन्हीं के सिंबल यहां पर दिए हुए हैं। हैमर सिकल दिया हुआ है कम्युनिज्म का और डॉलर दिया हुआ है कैपिटलिज्म का। क्या सिंबलाइज कर रहा है भाई? चाइना की इकोनॉमी। चाइना में सबसे ज्यादा बाइसिकल यूज करी जाती हैं, तो बस इसलिए बाइसिकल यहां यूज करी गई है। यहां पर दोनों चक्के अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि चाइना दोनों चीजें डुअल सिस्टम फॉलो करता है, कम्युनिज्म भी करता है, कैपिटलिज्म भी फॉलो करता है, साथ में मेंटेन करता है। तो कैसे कंबाइन चाइना ने किया है वही बताया गया है। अब देखिए परवेज मुशर्रफ देखने को मिल रहे हैं, ये यहां पर इक्वेशन कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है। क्या बताया जा रहा है कि भाई पूरी पावर एक बंदे के हाथ में है, वो मिलिट्री में भी अपना रोल निभा रहे हैं और गवर्नेंस में भी अपना रोल निभा रहे हैं। तो दिखाया गया है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बहुत ही वीक, अनस्टेबल है। टाइम टाइम पे मिलिट्री रूल यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। ये मिलिट्री रूलर भी थे परवेज मुशर्रफ, इनने खुद को प्रेसिडेंट भी बना लिया था। क्या इंडिया में भी ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में भाई डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, मिलिट्री यहां पर बीच पॉलिटिक्स में नहीं आती है। अच्छा, कौन से पीएम को मुशर्रफ ने अपने मिलिट्री कू में रिमूव किया था? नवाज शरीफ को रिमूव किया था। यहां पर क्या दिखाया गया है? यहां पर परवेज मुशर्रफ को दिखाया गया जो प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे, और दिखाया गया कि कैसे एक ही बंदे के हाथ में पूरी पावर आ सकती है। अब ये देखिए, बोर्ड एग्जाम में ना ये लेटर वगैरह गायब कर दिए जाते हैं, तो इसको याद कर लेना अच्छे से, वरना आप ये देख के चले जाओ और आपसे ना बने। तो बताइए, यहां पे जो लायन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिन्हाला कम्युनिटी को, और जो टाइगर है वो एलटीटी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो एलटीटी हमें तमिल लोगों का देखने को मिल रहा था, ठीक है, उनकी बात करी जा रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? यहां के जो लीडर हैं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं
तमिल मिलिटेंट्स को और सिनाला हार्डलाइनर्स जो एकदम कट्टरवादी सिनाला है उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक को भी फेवर करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पीस के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। और ये कौन है भाई? ये राजपक्षी जी हैं, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्रीलंका के। तो स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। फिर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेस फ्रॉम मेज ऑफ बंकर्स टू मेज ऑफ डायलॉग टेबल्स। तो भाई इंडिया पाकिस्तान की बात करी जा रही है, परवेज मुशर्रफ है या मनमोहन सिंह है, कि पहले बंकर्स में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन समय के साथ अब हम डिप्लोमेटिक डायलॉग ज्यादा करते हैं, टेबल पर डिस्कशन ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा पीस धीरे धीरे आ रहा है। तो मनमोहन सिंह जी हमारे पीएम हैं, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, तो दोनों का रिलेशन के बारे में बात करी जा रही है। क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? हो सकता है कश्मीर डिस्प्यूट पे बात कर रहे होंगे, टेररिज्म पे बात कर रहे होंगे, वाटर डिस्प्यूट पे बात कर रहे होंगे। तो बताया गया कि भाई इन दोनों कंट्री के बीच में बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही है और ज्यादातर प्रॉब्लम का कोई ढंग से सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, लेकिन फिर भी समय के हिसाब से थोड़ी चीजें बदल गई हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है, एक बार सुन लेंगे कार्टून आपके गलत नहीं जाएंगे। सार्क का समिट, इंडिया पाकिस्तान एकदम बीच में बैठे हुए हैं। क्या समझ में आ रहा है कि भाई साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, हमारे रिलेशन का बहुत बड़ा रोल है। सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ? 8 दिसंबर 1985। आखिरी 18th समिट कब हुआ? नेपाल 2014 में। कार्टून क्या बता रहा है कि भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, टेंशन ज्यादा है, जिसकी वजह से जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि सार्क, उन पर भी फर्क पड़ता है। दोनों कंट्री ने कोशिशें करी हैं लेकिन फिर भी चीजें सही नहीं हो रही हैं। 2016 में जो 19th सार्क की समिट होनी थी इस्लामाबाद में, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। उरी अटैक हो गया था, इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। इंडिया ने मना करा और भी कंट्री ने मना कर दिया और उसके बाद से समिट ही नहीं हुआ। तो हमारे रिलेशन का पूरा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है कोऑपरेशन और पीस के ऊपर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर ये देखिए यहाँ पे देखो क्या है भाई, क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले परवेज मुशर्रफ आप देखिए बहुत गुस्से में है। क्यों है? क्योंकि चाइना भाई इंडिया के साथ फ्रेंडली हो रहा है, उनको ये चीज नहीं पसंद आ रही। ठीक है, उसकी मेन यहाँ पर बात करी जा रही है। वो बोल रहे हैं मिस्टर ह्यू, आप इन सब चीजों पे फोकस मत करिए, रिलेशन बनाने पे इंडिया से फोकस मत करिए। फिर ये यूएसए है और बोला जा रहा है कि अंपायर डिसाइड करेगा कि बॉल किसके कोर्ट में गिरी है। ये बताया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में जब भी लफड़ा होता है तो रेफरी, मीडिएटर का काम करने के लिए यूएसए बीच में आ जाता है। खास तौर पे जब भी कश्मीर का इशू होता है तो अमेरिका बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करने आता है। अब ये देखिए, ये यूएन का लोगो है भाई, इसमें ऑलिव ब्रांचेस देखने को मिलती हैं और वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है। ऑलिव ब्रांचेस क्या बताती हैं? वो वर्ल्ड पीस को सिंबलाइज करती हैं, हार्मनी, नेशन के बीच में जो हार्मनी है उसको प्रमोट करती हैं। यहां पर वर्ल्ड मैप क्यों देखने को मिलता है? बताता है कि भैया यूएन की पूरे ग्लोब में रीच है, वो पूरे कॉन्टिनेंट्स को कवर करने का काम करता है। इसके बाद भाई ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून आता है। 2006 में जो इजराइल और लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो दिखाया गया है। इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया था ये बोलते हुए कि आपका जो हेजबोल्ला मिलिटेंट ग्रुप है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या दिखाया गया है? यूएन का फेलियर। भाई यूएन ढंग से कुछ भी नहीं कर पाया, बहुत लोग मारे गए, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन इन लोग ढंग से कुछ भी नहीं कर पाए। बस वही फेलियर यहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये किसकी फोटो है? ये जनरल सेक्रेटरी कोफी अनन की फोटो है जो कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे। फिर दरफुर सूडान, वहां पर बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम थी, जिनेसाइड हुआ, बहुत लोग मारे गए, भूखे मारे गए, स्टारवेशन हुआ। लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया है कि यूएन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिर्फ वर्ड्स प्रोवाइड किए, बड़ी बड़ी स्पीचेस, डिबेट्स की ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इनइफेक्टिवनेस यहां पर दिखाई गई है। फिर देखिए, या तो यूएन या फिर वॉर। तो यूएन के हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलता है। क्या दिखाया जा रहा है कि एक तरफ यूएन है जो पीस की बात करता है, दूसरी तरफ वॉर है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस देखने को मिलता है। तो अपोजिट फोर्सेस दिखाई गई हैं। क्या बोला जा रहा है? इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल। मतलब अगर भाई यूएन फेल हो जाता है तो वॉर को कोई नहीं रोक सकता। तो यूएन के रोल की बात करी गई है, वॉर के अगेंस्ट जो एक अल्टरनेटिव यूएन है उसकी बात करी गई है। इसके बाद ये देखिए,
ये पीस कीपिंग फोर्स की बात करी जा रही है। देखिए जो व्हाइट पिजन जो डोव होता है ना, ये इसको बोला जाता है पीस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आयरनी दिखाई गई है, यहाँ पे दिखाया गया है भाई सीधे सीधे एक पैराडॉक्स दिखाया गया है कि एक तरफ आप पीस की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप फोर्स को यूज कर रहे हैं। तो दिखाया गया है कि भैया कई बार पीस मेंटेन करने के लिए आपको वॉर करना पड़ जाती है, फोर्स का यूज करना पड़ जाता है, और जरूरी नहीं है कि हर एक वॉर आपको पीस की तरफ ले जाए। तो यहां पर एक पैराडॉक्स निकालने की बात करी गई है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप पहली बार सुनोगे तो इतना सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन थोड़ा समय बाद एक डीपर लेवल पर वो बात सेंस बना रही होती है। तो यहां पर पैराडॉक्स दिखाया गया है, पैराडॉक्सिक टर्म है। अब ये देखिए, यहां सब सिगरेट पी रहे हैं और उसका जो स्मोक निकल रहा है वो न्यूक्लियर वेपन की तरह है, और यहाँ न्यूक्लियर पावर क्लब लिखा हुआ है। तो देखिए भैया, न्यूक्लियर पावर क्लब में कौन दिया हुआ है यहाँ पे, यूएसए, रशिया, यूके और फ्रांस। जो सिगार इनकी है वो न्यूक्लियर पावर सिंबलाइज कर रही है, और ये नीचे छोटे छोटे कौन है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। जब ये नए न्यूक्लियर वाली कंट्री आ रही है उनको दिखाया गया है। तो दिखाया जा रहा है कि भैया पावरफुल कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं, वो न्यूक्लियर पावर क्लब का पार्ट है। और ईरान और नॉर्थ कोरिया जब एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन, तो ये मुंह बना रहे हैं। मतलब ये इनइक्वालिटी और डबल स्टैंडर्ड दिखाया जा रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन रखो तो अच्छी चीज है, कोई और रखे तो वो बुरी चीज है। हमें कितनी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलते हैं, 9 कंट्रीज के पास। यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रखना। इजराइल बहुत ओपनली बात नहीं करता है, बट 9 कंट्रीज के पास हमें देखने को मिलता है। ये एक और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्टून आता है। एक पुअर मैन है डेवलपिंग कंट्री का, जो देखो इतने बड़े फेंके हुए ग्रीन रॉकेट से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि गार्बेज से निकाल रहा है। यही दिखाया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी रिच कंट्री है वो कैसे अपने पुराने वेपन पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री को दे देती है, कैसे उनको लड़वाती रहती है और उनको पॉवर्टी में पड़े रहने देती है, उनको बिल्कुल भी प्रोग्रेस करने नहीं देती है, उन्हें उलझा के रखती है। बस यही बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि $300 बिलियन इराक वॉर में चले गए, है ना, होमलैंड सिक्योरिटी में $40 बिलियन चले गए, लेकिन जब पीस की बात आ रही है तो बोल रहे हैं पैसे नहीं है। तो कार्टून यही दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कितना इम्बैलेंस तरीके से स्पेंडिंग करती है, डिफेंस में इतना खर्चा करती है लेकिन पीस रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं करती। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पीस की बात करी जा रही है, गवर्नमेंट बोल रही है अफोर्डेबल नहीं है, तो वही बताया जा रहा है कि मिलिट्री में और इन वॉर में वेपन में गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है, लेकिन पीस में भाई बिल्कुल खर्चा नहीं करती। जबकि पीस के लिए तो ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेस की भी ज्यादा नहीं है। तो यही बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया की बात करते हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, पीस, डिप्लोमेसी, वेलफेयर और इन चीजों पे फोकस नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि हमारी प्रायोरिटीज कितनी गलत है, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये देखिए, नेचुरल डिजास्टर और टेररिज्म। तो देखिए भाई, हमें दो नोशन ऑफ सिक्योरिटी देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल दो कौन से निकल के आते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। दो नए सोर्सेस कौन से निकल के आते हैं थ्रेट के, आप कोई भी लिख सकते हैं, कमेंट में मुझे और एग्जांपल देना, बट अभी के लिए ग्लोबल पॉवर्टी और टेररिज्म। ये कार्टून क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है भाई कि एक मैन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ टेररिज्म है, टेररिज्म को इंसानों ने जन्म दिया है, और दूसरी तरफ नेचुरल डिजास्टर है जो एकदम नेचुरल है। तो गवर्नमेंट को दो चीजों को बैलेंस करना पड़ रहा है, एक ह्यूमन थ्रेट को और एक भाई अनकंट्रोलेबल जो नेचुरल इवेंट है, कैटास्ट्रॉफी है, उसकी बात करी जा रही है। तो सीधे सीधे यही बताया जा रहा है कि भैया गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ता है, अलग अलग कंट्रीज को बैलेंस करना पड़ता है, बट इतना आसान नहीं होता, एक बार में आप सारी चीजों को फिक्स नहीं कर सकते। अब देखो, वॉर और वॉर टेररिज्म को फीड कर रहा है, मिल्क फीड कर रहा है। तो दिखाया गया है कि वॉर कैसे टेररिज्म को प्रमोट करता है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर वॉर होगी तो वॉर के चक्कर में टेररिज्म को भी प्रमोट किया जाता है, जिससे जिससे आपकी वॉर हो रही है उसको आप परेशान कर सको, दुनिया में हलचल बना सको। तो यही बताया गया कि भाई एकदम काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये वायलेंस क्रिएट करते हैं, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता दुनिया को। फिर ये देखिए, दुनिया को लाइटर की तरह जलाया जा रहा है। तो ये
यही बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत देखने को मिल रही है। तो अटेंशन ड्रॉ किया जा रहा है कि भाई बहुत इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखने को मिलता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो अर्थ को बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है लाइटर की तरह, और यहाँ पर ये चिमनीज दिखाई गई हैं। वही बताया गया कि इंडस्ट्रीज कितना पोल्यूशन करती हैं, हम पूरे वर्ल्ड की रिसोर्सेज को जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करे जा रहे हैं। तो एमसीक्यू आए तो बिल्कुल बनना चाहिए, बहुत इजी है। फिर देखो वॉर और टेररिज्म पे आंखें बंद कर ली हैं, तो वर्ल्ड की ब्लाइंडनेस बताई जा रही है कि जब वॉर टेररिज्म की बात आती है तो दुनिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। हम ऐसे बड़े बड़े लीडर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सही नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ मिलकर हमें कुछ करना चाहिए। फिर देखो अपना हाथ ऊपर करिए अगर आप प्लेनेट को बचाना चाहते हैं। एक ने पूरा हाथ ऊपर किया, एक ने फिंगर क्रॉस कर ली। आपने बचपन में किया होगा ना, जब हम झूठ बोलते हैं तो फिंगर ऐसे ही कर लेते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, जो ग्लोबल साउथ है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है, सैंपल पेपर में भी ये कार्टून है, वो कमिटेड है, वो बोल रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप कंट्री है, जो ग्लोबल नॉर्थ है, वो ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप कंट्री, नॉर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ झूठे प्रोमिसेस करते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो झूठे प्रोमिसेस करते हैं बट एक्शन नहीं लेते, और डेवलपिंग कंट्री बेचारी करती रह जाती है। तो इन लोग बिल्कुल भी अपनी कमिटमेंट को लेकर सिंसियर नहीं है। फिर ये देखिए, ये खंबे में इतना सा पेड़ निकला है, पानी डाल रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि भैया जब इन्वायरमेंट को आप खराब कर रहे हो तो आप बहुत केयरलेस तरीके से कर रहे हो, आप मीनिंगलेस एक्शन लेते हो, बातें बड़ी बड़ी करोगे, डिबेट करोगे, पोस्टर निकाल दोगे, ये करोगे वो करोगे, लेकिन जब सच में कुछ करने की बात आती है तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर एफर्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन नेचर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। फिर नियो कोलोनियलिज्म क्या दिया हुआ है कि अब हमने आपके देश को बर्बाद कर दिया है, अब आप हमें पैसे दीजिए खुद को वापस ठीक करवाने के लिए, जैसे हम ऑयल ले सकते हैं पेमेंट में। मतलब आजकल हम दूसरी कंट्री पे अटैक करते हैं उनकी रिसोर्सेस के लिए और उनको बर्बाद करते हैं। तो पहले भाई कंट्री को डिस्ट्रॉय करो, फिर रिकंस्ट्रक्शन की बात करो उनके रिसोर्सेस के बदले, कि अपनी रिसोर्सेस हमको दे दो, हम आपको ठीक कर देंगे। तो यही नियो कोलोनियलिज्म है कि भाई कोलोनियलिज्म नए तरीके का है, जहां पर आप इनडायरेक्ट वे से कमजोर कंट्रियों को कंट्रोल करते हो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से उनको अपना पपेट बनाने का काम करते हो। तो जो पावरफुल कंट्री हैं वो वीकर कंट्री को एक्सप्लॉइट करने का काम करती है इंडिपेंडेंस के बाद भी। जैसे अगर इस कार्टून को हमें इंटरप्रेट करना हो तो हम यूएसए और इराक से कर सकते हैं। जब इराक वॉर हुई थी तो यूएसए का सिर्फ एक ही मुद्दा था कि हमें रिसोर्सेस चाहिए, है ना। कार्टून में भले ही मेंशन नहीं है तो क्या हुआ, बस रिसोर्सेस के लिए उनको पूरा बर्बाद किया गया। तो ये निकल के आता है। फिर इसके बाद अगला कार्टून आता है। भाई सबको मालूम है पूरी दुनिया में पानी ज़्यादा है, इतने बड़े बड़े ओशन हमें, सी हमें देखने को मिलते हैं, बट फिर भी इसमें इतना कम क्यों दिखाया गया है। ये बता रहा है कि भैया पानी की कमी हो रही है, ड्रिंकेबल वाटर की कमी हो रही है, क्योंकि हम बहुत ही केयरलेस तरीके से यूज़ करते जा रहे हैं। तो बोला गया कि भाई वाटर वैसे ही लिमिटेड है, वो और कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर भाई अर्थ में सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन उसके बाद भी पानी की कमी है, ड्रिंकेबल वाटर कम हो रहा है, क्योंकि आप बेमतलब पानी को बर्बाद कर रहे हैं, बस उसी की बात करी जा रही है। अगला आता है यस्टरडे, जल्दी अपना डिनर पूरा करो, इंडिया चाइना में बहुत लोग भूखे हैं। आज जल्दी अपना होमवर्क करो, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी जॉब के लिए भूखे हैं। तो बताया जा रहा है कि कंसर्न कैसे चेंज हो गया है। पहले पॉवर्टी की बात होती थी दूसरी कंट्री में, अब जॉब कंपटीशन की बात होती है। ग्लोबलाइजेशन दिखाया जा रहा है कि भैया जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, ग्लोबल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आजकल आउटसोर्सिंग कर ली जाती है। ग्लोबलाइजेशन में दुनिया इंटरकनेक्टेड है, तो आप यहां बैठे बैठे भी दूसरी कंट्री में काम कर सकते हो। तो बताया जा रहा है कि समय के हिसाब से चीजें कैसे बदल जाती हैं। पहले किसी को कोई फर्क नहीं होता था दूसरी कंट्री में कोई जिंदा भी है कि नहीं है, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया तो हर चीजें दिख रही हैं, तो उसी की बात करी जा रही है। फिर ये देखिए, यहां पर देखिए, ये सेम सेम लोग जा रहे हैं कॉलोनाइज करने। क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका जो इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेंस है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम होमोजेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ वेस्टर्न सिंबल हैं, जैसे कार्टून कैरेक्टर हैं, ग्लोबल ब्रांड हैं। बताया जा रहा है कि जो लोकल कल्चर है उसको कैसे भाई इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कैसे रिप्लेस किया जा रहा है वेस्टर्न कल्चर द्वारा। तो यहाँ पर हम कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात
करते हैं, जहां पर पूरी दुनिया में हमें यूनिफॉर्म कल्चर देखने को मिलता है और यूनिफॉर्म कल्चर के नाम पर हमें वेस्टर्न कल्चर देखने को मिलता है, वेस्टर्न गुड्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये एक और कार्टून आता है, देखिए पूरी रिसोर्सेस एक इंसान खा रहा है, कि हम अपनी ग्रीड के चक्कर में कितना नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, ओवर कंज्यूम करते हैं। तो यहां अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है कि आपको फ्यूचर की परवाह नहीं है, आप इतने ग्रीडी हो गए हो कि पूरी नेचुरल रिसोर्सेस खत्म कर रहे हो। अगर ऐसे ही सब एक्सप्लॉइट होता रहा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला। तो ह्यूमन ग्रीड की बात करी जा रही है, नेचर को, जो एनवायरमेंट को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसकी बात करी जा रही है। और इसी से हमारे बुक वन के सारे मैप्स, सारे कार्टून्स एंड होते हैं। मैप का वीडियो चैनल पर आ गया है। अब बुक टू की बारी, ये हम आगे करेंगे।